तो चलो, हम मार्क्स का कल बात कर रहे थे और मार्क्स ने कहा कि आदमी की सारी गतिविधि, हेगल कहता था कि स्पिरिट जो है, एक तो स्पिरिट वो है जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो इस आत्मा है वो तो आनंद की प्राप्ति चाहती है, लेकिन जो पर ब्रह्म है, जो एब्सोल्यूट आइडिया है, तो दूसरी जो नेचर यूनिवर्सल स्पिरिट जो है वो चाहती है सबका भला, सर्वत्र का भला। इसलिए वो हर एक के कल्याण के लिए अपने आप को व्यक्त करती है हिस्ट्री के रूप में। तो हिस्ट्री जो है, इट इज़ द मार्च ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया। भगवान जब आकर के अपने आप को प्रकट करता है तो हिस्ट्री के रूप में करता है। मार्क्स ने कहा बिल्कुल हेगल की बात यूटोपियन है, गलत। ब्रह्म जो है, ब्रह्म तो कोई है ही नहीं। इकोनॉमिक्स, रोटी सबसे बड़ी चीज़ है, और ये रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक चीज़ें हैं। यही सारी हिस्टोरिकल उसको, ह्यूमन हिस्ट्री को सारी डिसाइड करती हैं। तो कल हमने इसमें देखा था कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री में कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, साधन प्रोडक्शन के क्या है, और मैन पावर, ये तीनों मिलकर इकोनॉमिक फोर्सेस बनती हैं, और ये इकोनॉमिक फोर्सेस ही सारी हिस्ट्री को चलाती हैं। ये कल हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब इस इकोनॉमिक फोर्सेस के हिसाब से उन्होंने सारी हिस्ट्री को, मार्क्स ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और डिटेल में कहा कि सबसे पहले जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री की जो स्टेज है, तो सबसे पहली स्टेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। बाय नेचर आदमी सोशल है, आदमी स्वार्थी नहीं है, और ऑर्गेनिक है उसके संबंध में, यानी एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। समाज बना के रहते हैं। तो समाज में क्या होता है कि भैया सब चीज़ें बराबर बराबर बांट लो। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में किसी आदमी ने भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनाई। ये संपदा मेरी है ऐसा किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा भैया सबकी है, सब चीज़ें सबकी साझी हैं। तो नेचर ने जितना कुछ भी दिया था, प्रकृति ने जितना भी दिया था, वो उसको सबको मिलकर के काट दे लेते थे। पेड़ हैं, उन पर फल लिखे हैं, भैया तुझे 2 सेब चाहिए 2 ले ले, तुझे 3 चाहिए तो 3 ले ले, तुझे 1 चाहिए तेरा 1 में काम चल जाए, क्योंकि कोई मालिक नहीं है किसी का। बंटवारा कौन करेगा? आपकी नीड, फिजिकल नीड जो है बंटवारा करेगी, और जब फिजिकल नीड ये बंटवारा करेगी तो हर चीज़ कॉमन होगी। वो जो प्लेटो वाली स्थिति थी कि स्त्रियां स्वतंत्र होंगी, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई वाइफ का कंसेप्ट ही नहीं था, फैमिली का कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि अगर आप वाइफ को भी कहते हो कि मेरी वाइफ है तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई। अब मान लो कोई आदमी आया कि भाई मुझे भूख लग रही है, अपनी पत्नी से ज़रा रोटी बनवा दे, तो अगर मैं अपनी कहकर कहूँगा मेरी पत्नी कोई तेरी नौकर है जो रोटी बना के देगी? और जब हमने कहा नहीं भैया सब मिल कर के खाओ, मिल कर के, तो किसी भी रोटी से, किसी औरत से कह दिया रोटी बना दे, बना देगी। उसको कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये क्यों बनाए रोटी तुम्हारी। इसी तरह इन्होंने कहा जो बच्चे होते थे प्रिमिटिव में, जंगल में सब रहते थे, कोई मकान नहीं था किसी का, कोई कुछ नहीं था, सब अपने जंगल में रह रहे हैं, जो प्रकृति ने दिया उसको खा लिया, मिल कर के खा गए। कोई चीज़ नहीं, ज़रूरत पड़ी तो एक शिकार मार लिया। प्रॉपर्टी, नेचर ने बड़े शिकार दिए हुए हैं। ख़ास तौर से रैबिट जो है ना, खरगोश, वो छोटी सी गोली से भी मर जाता है, बंदूक की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो गुलेल पे थोड़ा ईंट रखी और मार लिया, ज़रूरत पड़ी, और अपने खा लिया, कोई बात नहीं। और भैया ज़रूरत पड़े तो तू ले ले इसमें से आधा। तो सब लोग मिल बांट करके खाते थे उस समय। कोई आदमी का किसी का अधिकार किसी पर नहीं था, कोई आदमी को संपदा बनाना नहीं चाहता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम ही नहीं था कहीं। वो कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म कॉमन, एवरीथिंग इज हेल्ड इन कॉमन। अब मान लो बच्चे हुए तो उन्होंने वही प्लेटो वाली बात कही कि अगर मैं अपने बच्चे को पालूंगा तो मेरा बच्चा मैट्रिक भी है तो मैं कहूँगा जी भजन लाल जी मेरे बच्चे को रीडर लगा दो। भजन लाल जी कहते रीडर तो MA PhD लगते हैं। अरे झूठ बोल लिया, मेरी तहसीलदार का रीडर जो है
वो 10वीं पास है। तो अपने बच्चे को रीडर बनाने के लिए समाज का नाश कर देगा आदमी, अगर उसे अपने का ध्यान होगा। इसलिए क्या होगा, जो भी बच्चा होगा वो उसको समाज पालेगी, आप नहीं पालेंगे। फिर 6 महीने बाद आप पहचान ही नहीं सकोगे मेरा बच्चा है, तो फिर किसके लिए। इसलिए सब आदमी कॉमन मिलकर, सब बच्चे भी कॉमन होंगे। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में ज़रा सी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, हर चीज़ वॉज हेल्ड इन कॉमन। और मार्क्स ने कहता है वो इतनी प्रॉस्पेरस सोसाइटी थी, नेचर हमारी नीड से हमें ज़्यादा दे रही है। नेचर हमारे लोभ से नहीं, लोभ हमारे को पूरा नहीं कर सकते। जितनी हमारी बेसिक नीड है उससे ज़्यादा मिल जाएगा नेचर में, उतनी लो। मुझे 2 रोटी की नीड है तो 2 ही लूँ, तीसरी क्यों उठा रहा हूँ मैं। तो नेचर हमें कह देगी कि तेरी 2 रोटी की नीड है, इसकी 6 नीड की नीड है, टोटल नीड मैं इतनी सबकी पूरी कर दूंगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। तो कम्युनिज्म में, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भूख की प्रॉब्लम ही नहीं थी, पॉवर्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई आदमी अमीर है, कोई आदमी गरीब है, कोई नहीं, सब मिलकर के नेचर को अपने एंजॉय कर रहे हैं। ये स्टेज थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म की। अब इसमें कुछ आदमी जो थे जिनका ब्रेन करप्शन, इसने तो शब्द करप्शन इस्तेमाल किया है, लेकिन हम स्वार्थ इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ आदमी ऐसे थे जिनमें स्वार्थ आ गया। तो उन्होंने कहा भैया इस पेड़ पर 4 सेब लग रहे हैं, आज अगर हमने 3 सेब खा लिए तो चौथा सेब सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो मैं इस सेब को बचा करके रख रहा हूँ, कल तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मेरे से ले लेना। तो वो आदमी अपने ब्रेन का प्रयोग करके अपने स्वार्थ का करप्शन उसने इंट्रोड्यूस कर दी। करप्शन इंट्रोड्यूस कर दी कि एक सेब का स्वामी बन गया वो। प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ से शुरू हो गई। तो लोगों ने क्या किया, अब कुछ और तरीका निकालना चाहिए, नए मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो हिस्ट्री की दूसरी स्टेज जो थी, क्योंकि मार्क्स ने तो बहुत डिटेल में उनको वर्णन किया है, हम तो शॉर्ट में ही वर्णन कर रहे हैं बहुत, कि अब हिस्ट्री की दूसरी स्टेज जो आई, उस स्टेज में लोगों ने कहा कि कई लोग स्वार्थी, उनसे छीनना भी शुरू कर दिया उन्होंने। जब तूने सेब कल बचा के रखा था तो दे उसे निकाल के, वो कर लगा वो तो मैंने खा लिया, कि तू कैसे मालिक बन गया उसका, सबको मिल बांट के खाना चाहिए था। तो छीना झपटी भी शुरू हो गई। जैसे ही सोसाइटी में करप्शन आई, सोसाइटी में डिस्प्यूट शुरू हो गए। पहले कोई डिस्प्यूट नहीं था, अब जब डिस्प्यूट हो गए तो लोगों ने कहा कोई और मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करो। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने पत्थर के हथियार बनाने शुरू किए। पत्थर जो था उसको काट काट करके उसकी नोक निकाल के, और उन्होंने कहा बड़े बड़े जानवरों को मारो, उनका मांस खाओ, निकाल करके लाओ। तो जिसने सेब छुपा के रख लिए हैं, ये अपने सेब खाता रहे, हम अपने जानवरों के मांस खा लेंगे। तो हंटिंग स्टेज आ गई। हंटिंग स्टेज में मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बदल गए और प्रोडक्शन के साधन भी बदल गए। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं है कि प्रकृति में से सब चीज़ ले लो। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया कि वो जो हथियार है, उस हथियार से शिकार को मारो। ये तो मोड हो गया प्रोडक्शन का। और साधन क्या हो गए, नए साधन में निकाले। जहाँ जहाँ और एडवांस थी सोसाइटी, वहाँ कहीं कहीं धातु भी मिल गई, तो धातु का भी हमने हथियार बनाना शुरू कर दिया। जहाँ सोसाइटी भी बैकवर्ड थी, वहाँ पत्थर के हथियार बनाने शुरू किए। लेकिन साधन भी बदल गए और मोड भी बदल गया प्रोडक्शन का। तो एक नई सोसाइटी पैदा हो गई। अब इस नई सोसाइटी में क्या हुआ कि चूँकि करप्शन इंट्रोड्यूस हो गई थी वहाँ, तो इस नई सोसाइटी में क्या हुआ कि कुछ आदमियों ने क्या, जो ऐसे लोग थे जो जिन्होंने वहाँ सोसाइटी को करप्ट किया था, उन आदमियों ने ये किया कि तुम जो शिकार मार करके लाते हो, ये सड़ जाता है शिकार, इसको मैं पका करके भून करके रिजर्व करके रख लूँगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने शुरू कर दी। और जब उनके पास वो मांस वास भुना हुआ मिलने लगा, तो वो कहने लगे मैं नहीं जाता हंटिंग करने के लिए, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मेरे पास। तो वो जो थे बन गए अमीर लोग, पैरासाइट ऑन द सोसाइटी, पराश्रित जीव। अमीर आदमी जो होता है वो मेहनत करके नहीं कमा सकता, दूसरों की मेहनत पर ज़िंदा रहता है। तो जैसे पैरासाइट होते हैं कि जूं जो होती है पैरासाइट होती है,
वो आदमी का खून चूस करके रहती है। तो ये लोग कुछ आदमी पैरासाइट बन गए कि वो हंटर वाले जो हैं वो तो बेचारे हंटिंग करके ला रहे हैं जंगल में। कई बार ये ऐसा होता था कि वो हंटिंग करने गए और सामने छोटे जानवर की बजाय शेर आ गया, तो ये रिस्क लेकर के मर जाते थे। लेकिन जिसने वो घर में मीट भून के रखा हुआ है उसे तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने वाला आदमी जो है वो ना कोई रिस्क लेता है ना प्रोड्यूस करता है। वो दूसरों की दो सोसाइटी यहाँ पर जो प्रीमियम कर्म बिल्कुल कम्युनिज्म सबका कॉमन था, अब बट गया दो हिस्सों में, एक हंटर क्लास एक ओनर्स क्लास। हंटर क्लास को दास कहने लगे ये, और जब हंटर क्लास दास बन गई तो उसमें और चीज़ आ गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनते ही कि ये हमारे दास हैं, तो दो तरह के दास होने लगे सारे के सारे। भाई तुम सामान बांध करके मार करके हंटिंग करके लाओगे और उस सामान की तुम ये करोगे, तो एक फैमिली के स्लेव हो गए, एक ऐसे काम हो गए जो बाजारू काम करते थे। हमारा सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई, करप्शन शुरू हो गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनने लगी। उसने प्राइवेट माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कौन सा माल इकट्ठा करना शुरू किया? जिसको उसने प्रोड्यूस नहीं किया था। मार्क्स कहता है कि नेचर का लॉ ये है कि प्रोड्यूसर शुड बी दी ओनर। जो प्रोड्यूस करेगा वही उसका मालिक होगा और खाएगा। और यहाँ हो गया उल्टा, प्रोड्यूसर जो है वो ओनर नहीं बन रहा, ओनर कोई और बन रहा है, प्रोड्यूसर कोई और बन रहा है। सारी सोसाइटी में हंटर स्टेज से ही करप्शन शुरू हो गई। इस हंटर स्टेज में इतनी करप्शन आ गई सारी की सारी कि सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई। आदमी जो था वो बिल्कुल कॉमन सबका था, अब स्लेव बन गया, गुलाम बन के रहने लगा। एक आदमी मालिक है, एक आदमी गुलाम है। तो आदमी आदमी में फ़र्क कैसे हो गया? प्रिमिटिव कानून में कोई फ़र्क नहीं था आदमी में, ना कोई मालिक था ना गुलाम था। अब हंटर स्टेज में आदमी की कीमत गिर गई। अब आदमी इंसान नहीं रहा, दास बन गया। तो दास जब बहुत इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा, दास ने, क्योंकि क्वांटिटी जब इकट्ठी हो जाती है तो क्वालिटी की चेंज होती है, मार्क का लॉ है। तो दास इकट्ठे हो गए। दासों ने कहा कि यार मेहनत करके तो हम लाते हैं, जानवरों से हम लड़ते हैं, मारते हम हैं, और ये कमा के रख लेता है। सब दासों ने ये क्या काम किया कि जो ओनर हैं उनको मर्डर करके उनका माल छीन लो। विद्रोह शुरू हो गया, क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट शुरू होते क्या हुआ कि जो मालिक थे इन्हें डर लग गया कि हो कहीं रिवॉल्यूशन हो गया तो ये हमें मार देंगे। तो उन्होंने कहा मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल दो। उन्होंने कहा हम ऐसी चीज़ पैदा करना चाहते हैं, ये मांस वास जो है तो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, हम ऐसी चीज़ पैदा करना चाहते हैं जिसको हम प्रिजर्व कर सकें, 1 साल तक हम बचा के रख सकें। तो उन्होंने क्या करो, उन्होंने कहा कि खेती का काम ऐसा है जो खेती में प्रोडक्ट होगी, तो ये हंटिंग का काम बंद करो, ज़मीनें ले लो, उन ज़मीनों में से खेती पैदा करो। तो गेहूँ है उसको 1 साल तक रख सकते हो, चावल है और 2 साल तक रख सकते हो, और भी चीज़ें ऐसी। तो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने लैंड का काम शुरू कर दिया। अब जो ओनर थे उन्होंने क्या किया कि उस लैंड पे कुछ कब्जा कर लिया, क्योंकि वो तकड़े थे। उसका नाम हो गया राजा। उस राजा की सहायता करने वाले लोग जो थे वो हो गए जागीरदार, राजा की खुशामदी करने वाले। जैसे हम कल रावण की बात में कर रहे थे ना, कि खुशामद करने वाले आदमी जो होते हैं वो खड़े रहते हैं। उधर से आ रहे हैं रणजीत सिंह जी, और वो नगाड़ा बजाने वाला कह रहा है, तेरी एको अंक सुरखनी जिन पर्वत घाले दोस्त झुक झुक करन सलामा, तो अखियाँ वाले। रणजीत सिंह ने उतार के एक माला उसको इनाम में दे दी। तो ऐसे लोग शुरू हो गए बहुत सारे। तो ये लोग कहलाने लगे जागीरदार। राजा ने कहा कि जब मुझे ज़रूरत पड़े या कोई मुझसे कुछ छीनने के लिए आए तो तुम मेरी सहायता करना, मेरे लिए तुम सेक्रीफाइस करोगे, तुम लड़ोगे, तुम सेना तैयार करना, तुम ऐसे लोग तैयार करना, ऐसे नौकर तैयार करना कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तुम लेकर के आ जाओ। वो सामंत जो थे जागीरदार कहलाने लगे। तो जागीरदारा निज़ाम आ गया है।
लेकिन मार्क्स ने इस जो पोर्शन है सोसाइटी का, ये जो सोसाइटी की स्टेज है, हिस्ट्री की स्टेज है, इसका बहुत डिटेल वर्णन यूँ किया है कि जब खेती का काम होने लगता है तब खेती में आदमी को फैमिली बना के रहना पड़ता है। पहले कोई फैमिली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब उस माल को कौन संभालेगा? बाप खेती करने जो हल जोतने जाएगा, लड़का फिर वहाँ पानी देने जाएगा, बहू जो है रोटी पहुँचाने जाएगी, नाज कट के आएगा तो सास उसको चक्की में पीसेगी। तो फैमिली की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में ही फैमिलियाँ बननी शुरू हुई। और जब फैमिली बनती है कुछ नॉर्म बन जाते हैं रेगुलेट करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ उदालक ने बनाए, इनके यहाँ पाश्चात्य लोगों ने बनाए। पहले उद्धारक से पहले भी हमारे यहाँ था कि कोई शादी नहीं करता था, जिसमें ज़्यादा तकड़ा हुआ वो उठा के ले जाता था। उद्दालक की माँ को घसीट के जब ले जाने लगा एक आदमी तकड़ा, तो उद्दालक के पिता ने कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरी, उसने कहा पत्नी उतनी क्या होती है, जिसको ज़रूरत हो। तो उद्दालक ने शाप दिया सूर्य भगवान का कि आज के बाद अगर कोई किसी पत्नी को लेकर के जाएगा तो हे सूर्य देव वो भस्म हो जाएगा। तो उस दिन से फैमिली बननी शुरू हो गई। हमारे यहाँ फैमिली की ये ओरिजिन बताइए। वहाँ उसने बताया कि एग्रीकल्चर सोसाइटी में फैमिली बनती हैं। तो मार्क्स ने इस स्टेज को बहुत एक्सप्लेन किया है। होली फैमिली पूरी किताब है। और हमारे यहाँ भी अब हिस्टोरियन ही मानते हैं कि सिविलाइजेशन का आरंभ ही एग्रीकल्चरल सोसाइटी से हुआ है। सब लोग मानने लगे इस बात को। जब ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनी तो सिविलाइज क्यों होना पड़ा? नॉर्म बनाने पड़े। बेटे को इस तरह से व्यवहार करना है, बेटी को इस तरह व्यवहार करना है, सास को इस तरह व्यवहार करना है, और नॉर्म बन गई। ये एथिकल डेवलपमेंट, एथिक्स पैदा हो गई। मार्क्स ने यही कहा ना कि जैसे हमारे मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं वैसे ही हम नॉर्म बना लेते हैं, वैसा ही हमारा रिलीजन बन जाता है, वैसे ही हमारी एथिक्स बन जाती है। तो एग्रीकल्चर सोसाइटी की जो एथिक्स है, ये ऐसी एथिक्स बन गई जो परमानेंट वैल्यूज जिसमें हो गए। क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी परमानेंट ज़मीन जो नहीं, लेकिन हुआ क्या इसमें कि जो ज़मीन के मालिक थे वो तो मालिक बैठे हैं, और जिनसे ज़मीन में खेती कराते थे उनको, वो किसान नहीं होते थे, वो सर्फ होते थे, किराए पर। उनकी ज़मीन कोई नहीं होती थी। ज़मीन वाले ज़मींदार होते थे। एक गांव जो है पूरा उसका एक ज़मींदार है, जागीरदार, और वहाँ किसानों को वो कर रहा है कि तुम इतना तुम्हें पैसा दिया जाएगा। अब ये हमारे यहाँ भी अंग्रेज़ों के ज़माने में दो तरह के होते थे। एक होते थे जिनको हम कहते थे कि ये मौरूसी है, और एक होते थे शिकमी है। शिकमी माने इसका बच्चा अगर पैदा होगा तो इसी को खेती करने का, इसी को अधिकार दिया जाएगा। लेकिन वो सब राजा के गुलाम होंगे, और गुलामों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि खेती को काट के भी लाना है, खेती के फल भी जोतने हैं, खेती की ठीक टाइम पे। तो गुलामों की संख्या बढ़ती चली गई, और गुलाम बाज़ार में ख़रीदने के लिए बड़े महंगे पड़ते थे। तो दो तरह के गुलाम एग्रीकल्चर सोसाइटी में हो गए। उन्होंने क्या किया कि जो गुलाम हैं, हमारे जो ख़रीद के लाए हैं गुलाम, और बांदियाँ ख़रीद के लाए हैं, तो उनके बच्चे जो होंगे वो हमारी प्रॉपर्टी होंगे। ये कहलाते थे, ये सारे ऐसे होते थे कि एक ज़रख़रीद गुलाम है, एक खानाजाद गुलाम है। खानाजाद माने जो घर में हमने पैदा कराया है। जैसे हम अच्छा कुत्ता पाल लें और अच्छी कुतिया पाल लें तो उसके जो पिल्ले होंगे हमारी प्रॉपर्टी होंगे। तो ऐसे हमने गुलाम ख़रीद लिए, कुछ बांदियाँ ख़रीद ली, और उनसे हमने कहा कि बच्चे पैदा करो ताकि हमें गुलाम बाज़ार से ना ख़रीदने पड़ें। तो एग्रीकल्चर सोसाइटी में जहाँ एथिकल नॉर्म बने वहाँ करप्शन भी इतनी हो गई। सर्फ लोग गरीब होते चले गए। ये सामंत जो हैं अपना ऐश का सामान करने के लिए, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी में कोई सुरक्षा की ज़रूरत ही नहीं। अब तो प्रॉपर्टी है कि 2-2 साल तक भी रख सकते हो आप उसको। जो पैदा करके लाया तो उसने उससे सारा ले लिया, रख लिया। कहाँ रखेगा? अपने पास बड़े बड़े कमरे बना लिए, कोठियाँ बना ली। सारी सोसाइटी में करप्शन आ गई। एग्रीकल्चर सोसाइटी आते हैं, लेकिन पर्सनल नॉर्म बन गए। पर्सनल नॉर्म का मतलब सिविलाइजेशन खड़ी हो गई।
पर्सनल बिहेवियर, सोसाइटी का, फैमिली का बिहेवियर तो रेगुलेट हो गया। तो इस पे जो होली फैमिली जो किताब लिखी है मार्क्स और एंजिल ने मिलके, ये बहुत बड़ी किताब है। एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या क्या सारी करप्शन होती हैं। सामंत जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से नाज छीनना है, प्रॉपर्टी छीननी है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक दूसरे से सामान छीन के ला रहे हैं। और जब सामान छीन के ला रहे हैं तो उनकी बहू बेटियाँ भी उठा के ला रहे हैं सारे के सारे। ये जो सारी चीज़ें ये भी जो आ गई सारी सारी, तो रिलीजन को पावर देनी पड़ी। चर्च कंट्रोल करेगा इसको कि तुम इनकी लड़कियों को उठा कर नहीं ला सकते, अगर उनको लाओगे तो तुम्हें ये पाप लगेगा, नरक में जाओगे। तो रिलीजन ने सैंक्शन, तो रिलीजन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। अब रिलीजन को स्ट्रॉन्ग ज़रा तो रिलीजन वालों ने नरक के और स्वर्ग के इतने तकड़े तकड़े नियम बनाए। नरक में कितनी आग जल रही है, नरक में कितना ठंडा पानी है, लोगों को डराने के लिए। तो मार्क्स कहता है कि रिलीजन को जब हमने पावर दे दी तो रिलीजन ने टेरराइज करना शुरू कर दिया लोगों को। नरक का वर्णन ऐसा करते हैं धर्म के वो जो आचार्य हैं कि आदमी कांपने लगता है। गरुड़ पुराण पढ़ते हैं ना, तो गरुड़ पुराण पढ़ते ही आदमी कांपने लगता है। ओहो, कुंभी नरक में जाएंगे। कुंभी नरक तो बहुत ही गंदा नरक है, कीड़े पड़ेंगे वहाँ शरीर में, और वो कीड़े जो हैं काट रहे होंगे और आदमी रो रहा होगा, और वो कीड़े उसके शरीर को खाएंगे, और ऐसे ही नरक बना दिए। तो रिलीजन की पावर जो है जैसे ही बढ़ी, रिलीजन ने टेरराइज करना शुरू कर दिया लोगों को। रिलीजन इस तरह का बन गया और शोषण शुरू हो गया। जो खेती करके ला रहा है बेचारे, सारे साल उसने खेती करी और उसका गेहूं और चावल, जैसे कल इकबाल ने कहा था ना कि जिस खेत से दहका को मयसर न, पहले ये कहते थे अंग्रेज़ी ज़माने में कि गांव का आदमी जो है उसे गेहूं खाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गेहूं को पचाने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। और ये जो गांव में रह रहा सादा आदमी, इसका फौलाद का पेट नहीं होता, ये मर जाएगा गेहूं का खाएं। इसलिए जौ और मटर उनको छोड़ देते, गेहूं सारा ले जाते थे। तो इकबाल ने कहा कि जो आदमी खेत में गेहूं पैदा कर रहा है और उसी को गेहूं खाने के लिए नहीं मिलता, तो इससे पहले कि अंग्रेज़ आके उसका गेहूं ले जाएं, सारे खेत में आग लगा दो। भाई प्रोड्यूसर तो किसान है, किसान को तो पहला हक है उसका। आपने अगर लगान भी लेनी है तो पहले किसान अपने गेहूं को घर में लाएगा, उसमें से हिस्सा कुछ देगा। तो मार्क्स ने इसकी बड़ी डरावनी पिक्चर पेश की है कि इस पीरियड में आके कन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा बढ़ गए, गुलामी बहुत हो गई, शोषण ज़्यादा हो गया। गुलामों की स्त्रियां जो थीं, हमारे यहाँ भी मनु ने ही लिखा है, शूद्र को प्रॉपर्टी रखने का कोई अधिकार नहीं है। शूद्र अगर कोई प्रॉपर्टी रखता कहीं से कमा के, तो वो मालिक की प्रॉपर्टी होगी, शूद्र की नहीं होगी। पाश्चात्य ने और ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि चर्च बढ़ गया। पाश्चात्य ने कहा कि शूद्रों की जो औरतें होंगी उस पर भी सामंतों का और राजा का अधिकार होगा। वो जिस औरत को बुला सकते हैं, अपनी औरत को हमारे घर भेजना सेवा करने के लिए। तो पाश्चात्य हमसे भी एक आगे निकल गया। हमारे यहाँ तो मनु ने इतना ही कहा था कि शूद्र की संपत्ति पर मालिक का अधिकार होगा। पाश्चात्य लोगों ने क्या किया, जब फ्यूडल सिस्टम आया हुआ तो उन्होंने क्या काम किया कि उनकी औरतों पर भी हमारा अधिकार होगा। वो कहते थे भाई, अरे घसीटा, कहते हाँ तुम्हारी औरत हमारे महल में 1 महीना काम करेगी। अच्छा जी हुजूर, 1 महीना काम नहीं करेगी तो खेती से तुझे उठा दिया जाएगा। जब खेती तेरे पास नहीं रहेगी, खाएगा कहाँ से, मरेगा। तुझे मैंने जो ज़मीन दी है अपने गांव के अंदर रहने की आज्ञा दी है। तो इसलिए तो मार्क्स ने बहुत गंदी पिक्चर खींची है इस पीरियड की। लेकिन इस पीरियड में उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट वो क्लियर हो गया। वो जो दास थे, वो जो गुलाम थे, उन्होंने सामंतों का जो अय्याशी थी उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। कमाते हम हैं और समाज, इनके यहाँ अय्याशी, बड़ी बड़ी महफिलें लग रही हैं। 4 चीज़ अंदर बर रईसा फ़र्ज, रईस कहलाने के लिए 4 चीज़ें कंपलसरी हैं। सामंत बनने के लिए, जागीरदार बनने के लिए 4 चीज़ें कंपलसरी हैं।
क्या चीज़ें कंपलसरी हैं? पालकी, जो रईस आदमी है वो पैदल नहीं चलेगा, पालकी उठाने वाले बुलाओ। अब वो इंसान को उठा के चल रहा है। मार्क्स कहता है कितनी परिवर्तित स्टेज है। वो पालकी में चलेगा, सामंत पालकी में चलेगा, और पालकी उठाने वाले बेचारे वो होंगे सर्फ उसके। तो पालकी, और शाम को महफिल लगेंगी, वहाँ मुजरा करने वाली आ रही है, कोई डांस करने वाली आ रही है। ये सामंत की रईसी की पहचान है। तुम काहे के रईस हो, तुम्हारे यहाँ मुजरे तो होते ही नहीं। तो इसलिए पेचवा होते थे, वो ऐसा हुक्का जिसमें होता था इतनी बड़ी निगाली है इधर से उधर तक। तो जिसके घर में पेचवा नहीं है उसके घर शाम को महफिल नहीं लगती होगी। और जब शाम को महफिल लगती है तो उसमें मुजरा करने वाली भी, सलाम करने वाली भी, नाचने वाली भी आएंगी। तो पालकी, पेचवा, और जब पेचवा होगा आपके यहाँ तो तवायफ, एक नाचने वाली, हर एक जितने भी जागीरदार हैं उनकी एक ना एक रखेल तवायफ कोई होती थी। तो तवायफ है, नाच कर रही हैं उनके। तो पालकी, पेचवा, तवायफ, कर्ज, और जिस पर कर्जा नहीं है वो तो अमीर कहलाएगा ही नहीं। अब कोई कर्जा क्या कहते, दुनिया कर्जा उसको देती है जो रिलायबल होगी, ये कर्जा वापस कर देगा। तुम बाज़ार में 1000 का कर्जा लेना जाओ, कहेगा पहले मुझे लिखा, तेरी ज़मानती कौन लेगा, तूने कर्जा नहीं। लेकिन अगर आपकी बाज़ार में साख है तो आप कहे करें लाला जी मुझे 5000 रुपये चाहिए, अजीब ज़मींदार साहब लो 5000, कोई बात नहीं। तो कर्जा उसी को मिलता है जिसकी बाज़ार में साख हो। तो सामंत की पहचान क्या, जागीरदार की, कि उस पर कर्जा हो खूब। तो ये 4 चीज़ें मानी जाती थी पहचान। अब जो ये बेचारे पैदा करते थे, इन्होंने सलाह करी, लेबर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड, सारे स्लेव जो है इकट्ठे हो जाओ और इनसे छीन लो। ये इसने जो गेहूं इकट्ठा कर रखा है और ये गेहूं हमें खाने के लिए मिल रहा है, एक दिन इसका भंडारा तोड़कर गेहूं छीन लाओ। तो सामंत घबरा गए। सामंत ने कहा भाई हम तो अय्याशी के आदमी, हम तो लड़ ही नहीं सकते। ये तो अगर लठिया लेके भी आ जाएंगे तो 4 सामंतों के सिर तोड़ देंगे, और हम तो सिवाय नाचने गाने के कुछ जानते ही नहीं। तो सामंतों को डर पैदा हो गया। तो सामंतों ने कहा अब नया मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन बदल दो। उन्होंने कहा ये जो चीज़ें गेहूं वगैरह ये सारी, ये तो लूट सकती है, इसको कन्वर्ट कर दो, सॉलिड कर दो इसको। तो उन्होंने क्या किया, गेहूं बेच के मशीन खरीद ली। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया इंग्लैंड में। इसीलिए रिवॉल्यूशन आया कि जागीरदारों के पास बहुत माल इकट्ठा हो गया था, उस माल को लूटने का हमेशा खतरा रहता था। तो जागीरदारों ने क्या किया कि तुम्हारे पास 10 मन गेहूँ इकट्ठा हो गया है, इसे तो लूट के ले जाएंगे, और सोना इकट्ठा हो गया, तुम क्या करो इस गेहूँ को कंडेंस कर दो, जैसे चीज़ों को कंडेंस मिल्क बनाते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया कि 100 मन गेहूँ बेच दो और एक बढ़िया मशीन बना लो जिस मशीन में ये चीज़ पैदा करो। तो मैकेनिकल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। मशीन को कहाँ से लूट लोगे तुम। अब लेबर की प्रोडक्शन जो है, ऑल इंडस्ट्री, ऑल मशीनरी इज़ नथिंग बट द कंसोलिडेटेड लेबर। किसान की लेबर को जब आपने लोहे में तब्दील कर दिया तो वो मशीन कहलाने लगी। ये मशीन क्या है, ये तूने थोड़ी कमाई है मशीन, तू तो कुछ भी करने नहीं गया खेत में, बस तू तो मालिक बना बैठा रहा, मैं मालिक हूँ ज़मीन का, चाहे जिसको दूँ चाहे जिसको ना दूँ। ये शिकमी है तो इसको दे दूँगा, और ये दूसरा है तो सर्फ है, ये अगर पेजेंट्री है किराए पर देने वाले तो कब मना कर दूँगा। तो अब तुझे इस फसल में नहीं देनी, हुजूर मैं तो भूखा मर जाऊँगा। अच्छा अगर तुम भूखा मरने से बचना चाहते हो तो तुम्हारे घर की जो औरत है वो हमारे 6 महीने हमारे हरम में सेवा करे आकर के, तुम्हें ज़मीन दे दी जाएगी। अब शोषण हो रहा है, इससे बड़ा क्या शोषण होगा। ये खून चूसने वाले आदमी जो हैं ये वहीं से पैदा है। और इन्होंने अपनी सपोर्ट में क्या किया कि रिलीजन को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब रिलीजन ने कहना शुरू किया, ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर, दिस इज द किंगडम ऑफ हेवन। देखो भगवान ने हमारे पास किताब भेजी है, इस किताब में लिखा हुआ है, ये इंसान की बनाई हुई किताब नहीं है,
इसको ना कोई ज़मींदार बदल सकता है और ना तुम बदल सकते हो। कहते क्या लिखा हुआ है इसमें? कहते भगवान ने लिखा है वही लोग धन्य हैं जो गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं को मिलेगा। तो गरीबों ने कहा अच्छा जी, तो अच्छा, तो फिर तो हम गरीब ही रहते हैं, स्वर्ग का राज हमें मिल जाएगा। तो फ्यूचर का जो वायदा है, उस फ्यूचर वायदे पर, यूटोपियन झूठे वायदे पर प्रेजेंट के सुख को सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने। प्रेजेंट का सुख ये था कि अगर स्वर्ग जो उन्हीं के गरीबों का है तो तू गरीब बन जा, हम तुझे लूट के ले आ रहे हैं, हम अमीर बने जाते हैं, हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन उन्होंने कर दिया कि जो लोग ऐसे हैं जो सब्र करना जानते हैं, मेरी इच्छा के सामने सर्व करेंगे, आई शैल ऑलवेज स्टैंड बिफोर देम, इन्नल्लाह मस्ताबरीन। जय विधि राखे राम, ताई विधि रखी है। जो इस तरह की, अब कहते हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो भगवान ने किताब में लिख के भेजा है, भगवान के वचन है, इसे तुम कैसे टाल दोगे? तो उन्होंने कहा अच्छा जी, भगवान के तो जिस विधि भगवान हमें इसमें कीचड़ में रख रहा है तो कीचड़ में ही रहेंगे हम, ठीक है। तो इन्होंने सामंत लोगों ने रिलीजन को ऐसा बनाना शुरू कर दिया अपनी सपोर्ट में कि शोषण का कारण बन गया रिलीजन। अब जब ये रिलीजन बन गया शोषण का कारण, तो इनके यहाँ से आवाज़ उठनी शुरू हुई। अपना सीब खड़े हुए। अपना सईब ने कहा कि देखो एक काम करो, जब घर आया करो शाम को तो इस बात का ध्यान रखो कि मंदिर में घंटे और घड़ियाल शाम को ही क्यों बजते हैं? आरती शाम को इतनी जोर से क्यों होती है, दोपहर को क्यों नहीं होती? शाम को मंदिर में जोर जोर से घंटे, जय जय जगदीश हरे, और जोर से आरती बज रही है, और घड़ियाल घंटे किसी क्यों बजते हैं? तो अपना सईब ने कहा कि तुझे आज दिन में रोज़ कहीं पर कोई मजदूरी नहीं मिली, तू खाली हाथ आ रहा है मजदूरी से, बच्चा तेरा सुबक रहा है कि बाप कुछ लेके आएगा, रोटी मिलेगी खाने की, वो रो रहा है। इतने मजदूरों के बच्चे रो रहे हैं, इनकी रोने की आवाज़ सुन करके भगवान इनको तबाह ना कर दे, कैपिटलिस्टों को, सरमाएदारों को। इसलिए क्या करते हैं कि इतनी ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाओ, इतनी ज़ोर ज़ोर से शंख बजाओ, इतनी ज़ोर ज़ोर से घड़ियाल बजाओ कि तुम्हारे बच्चे की रोने की आवाज़ भगवान ना सुन सके। तो कहते हैं अगर तुम्हें अपने बच्चे की भूख दूर करनी है, अगर तूने अपने बच्चे का पेट जो है भरना है, तो पहले मंदिर के घंटे और घड़ियाल तोड़ दे। ये जो रिलीजन जो है, ये भगवान का नाम लेकर के तेरा खून चूसा जा रहा है। तो एक काम कर, तुझे बच्चे की भूख कुछ भी हो, तू मंदिर में जा, घंटे नहीं बज सकते, घड़ियाल नहीं बज सकता, हम तोड़ देंगे इसको। और जिस दिन तू तोड़ देगा, तेरे बच्चों की रोने की आवाज़, उनका करुणा किंदन जब भगवान के हाथ में कान में पड़ेगा, तो जो तेरा खून चूस रहे हैं भगवान उनको तबाह कर देंगे। तो इसलिए ये रिलीजन जो है, ये इनको सामंतों को इन्होंने ऐसे ऐसे रिलीजन गढ़ दिए हैं, इसलिए इस रिलीजन को ख़त्म कर। फिर दूसरा आदमी जो था अफनासीब का साथी, उसने कहा अफनासीब तुम तो बिल्कुल गलत कह रहे हो, भगवान तो ऑल विजडम है, भगवान बुद्धू नहीं है, भगवान तो अकल कुल है, प्योर विजडम। तो जो व्योर आदमी है, वाइज आदमी है, जिन्होंने उसके लिए कैथेड्रल बनाए हैं संगमरमर के, और वो मेवा का, मिश्री का, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, वो उनकी बात सुनेगा या नाली में पड़े हुए बच्चों की बात सुनेगा? कहते तुम घंटे भी तोड़ दो तो भगवान मूर्ख नहीं है, तुम्हारे घर में आएगा। इसलिए भगवान को छोड़ो, यूनाइटेड अपनी फोर्स पर खड़े हो जाओ और इनसे छीन लो जो कुछ भी सामग्री है। क्रांति की आवाज़ जब शुरू हुई तो इन्होंने, सामंतों ने नया मोड ऑफ प्रोडक्शन कर दिया। उन्होंने ज़मीन की खेती की ज़मीन थी, उसमें जो कुछ पैदा हुआ था उसको कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी। अब इंडस्ट्री में लेबर जो है मजबूर है, क्योंकि जो लेबर जिस टेक्निक को जानती है वो कहता मैं तुझे रोटी देने को तैयार हूँ, पर तू ये मशीन में जो कपड़ा बुना जा रहा है, इस कपड़े को बुन लेगा क्या? कि जी इसकी तो मुझे ट्रेनिंग नहीं है, भाग जा फिर यहाँ से, भूखा मर।
तो मजदूर जो है मजबूर हो गया, उसे ट्रेनिंग लेकर के आनी पड़ी। और ट्रेनिंग लेके आई तो क्या हुआ, अब वो इकट्ठा होकर काम नहीं कर सकता। पत्नी ने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली है और इसने बिजली की ट्रेनिंग ली है, तो कंपनी किसी और सर्विस में चली जाएगी, पति किसी और सर्विस में जाएगा, तो परिवार की जो यूनिटी थी वो टूट जाएगी। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने यही काम किया, पाश्चात्य ने सबसे बड़ा काम यही किया। जॉइंट फैमिलियां जो थीं, उन जॉइंट फैमिलियों को बिल्कुल तोड़ दिया। इंडस्ट्री में जॉइंट फैमिली रह ही नहीं सकती। एक लड़का जो है वो काम कर रहा है बंगलौर में और एक लड़का काम कर रहा है कश्मीर में, अब वो किसी त्यौहार को इकट्ठा मना ही नहीं सकते। त्यौहार मनाने के लिए वो इतना किराया खर्च करके आएगा बंगलौर वाला, तो कहेगा भैया तू वहीं त्यौहार मना ले, मैं यहीं त्यौहार मना रहा हूँ। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने फैमिलीज़ को तोड़ना शुरू किया। फैमिली अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो इनके अंदर बड़ी पावर आ जाएगी, भाई भाई के लिए मरने के तैयार हो जाएगा। हमारे पटवारी जी कहा करते थे, मंगल के ताऊ जी पता क्या कहते थे, अरे गुरुजी आपको क्या पता, अगर गांव में ज़रा सा भी झगड़ा हो जाए तो मेरे घर से 9 लाठी लेके निकलते हैं, यानी 9 बच्चे थे, कोई मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। अब जब जॉइंट फैमिली रहेगी, सॉरी, जब तुम्हारे खेत और वो ख़त्म हो गए तो एक लड़का नौकरी करने जाएगा दिल्ली में, एक लड़का नौकरी करने जाएगा आसाम में, वो 9 बच्चे कहाँ से लाठियाँ निकल आएंगी तुम्हारी। तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने फैमिली तोड़ दी। आज उस पाश्चात्य संस्कृति का हमारे यहाँ असर हो रहा है, फैमिलियाँ बिल्कुल टूट रही हैं सारी की सारी। तो इन्होंने कहा पहले ये तोड़ो, लेकिन उससे एक फ़ायदा भी हुआ। जब इंडस्ट्रियाँ बन गई तो मज़दूर एक एक इंडस्ट्री में, एक खेत पे 10 आदमी 5 काम कर रहे हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 काम कर रहे हैं, और मिल में एक एक मिल में 50-50 आदमी काम कर रहे हैं, और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में मिलकर के 500 हो गए। तो मार्क्स ने कहा कि अब जो है रिवॉल्यूशन के लिए बन सकता है सामान, अगर लेबर को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि अब लेबर इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो आई वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में नुकसान भी हुआ, उसका वर्णन तो हमने पहले ही किया है कि इसने कितनी करप्ट है कैपिटल सोसाइटी। इसके लिए अगर मार्क्स की किताब पढ़ो तो रोना आ जाएगा, इतना लिखा है उसने कि सारी करप्शन ही करप्शन है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो अपना धर्म भी बेच सकती है पैसे के लिए, कैपिटलिस्ट तो अपना ईमान भी बेच सकता है पैसे के लिए, कैपिटलिस्ट तो भगवान को भी बेच सकता है पैसे के लिए। मार्क्स ने लिखा कि इनका दीन ईमान भगवान कोई नहीं है, इनका भगवान तो पैसा है। और उसने पता क्या लिखा, उसने कहा आप चर्च की सारी दीवारें तोड़ दो, लेकिन उसको गारंटी दे दो कि तेरी इनकम पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो कहते वो कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, तोड़ दो चर्च को, कोई बात नहीं। और कहते अगर चर्च को आपने छुआ भी नहीं लेकिन उसकी इनकम पे फ़र्क पड़ गई तो नारे लगाएगा धर्म खतरे में है। तो कहते ये चर्च के लिए इनकी आस्था है पैसे में। ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये पैसे है, इनका धर्म है। तो इस सोसाइटी में इसका फ़ायदा उठा के मार्क्स ने कहा अब लेबर को यूनाइटेड करो। तो अब रिवोल्यूशन की बात बाद में करेंगे। आज हिस्ट्री के चारों स्टेज जो हैं देख ली, और चारों स्टेज में आकर के हमने देखा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जहाँ इतना नुकसान है, शोषण है, वहाँ मजदूरों को इकट्ठे होने के लिए मौका है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाद में लिखा इन्होंने कि अब इकट्ठे हो जाओ, और अब इकट्ठे हो गए तो विजय तुम्हारी है, संसार में तुम ही जीतोगे। ये तुम्हारी लेबर को इन्होंने कॉन्क्रीटाइज करके रख दिया है मशीन का नाम। तुम जब इकट्ठे होकर कहोगे कि हम इसके प्रोड्यूसर हैं, तो उसके मालिक तुम होगे। आराम से आ जाना। प्रोड्यूसर शैल बी दी ओनर, जो प्रोड्यूसर है कल वही ओनर हो जाएगा। तो अब रिवोल्यूशन की तैयारी बाद में करेंगे। आज तो शांति रखो और कल करेंगे क्रांति।